लेकिन उस गांव में 72 गरीबों, दलितों, पिछड़ों को पर्चा मिला है और उस जमीन पर आज भी उन लोगों का कब्जा नहीं है। ऐलान के बाद भी पूरे माहौल बनाने की कोशिश हुआ तो शुरुआत से लेकर अंत तक बीजेपी के ही लोग जनता के साथ हैं, लड़ाई में डटे हैं और रहेंगे और अंत तक उन ताकतों को तो हम लोग कई बार परास्त कर दिया है। ये तो उनको परास्त करके ही हम लोग वहाँ लाल पताका लहराया है। अमरजीत जी, अभी कुछ दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले सिवान में एक बड़ी जनसभा हुई जिसमें आप भी शामिल थे। किन विषयों पर वो आम सभा थी? दरअसल अभी भी जब देश में आज़ादी का 76 साल गुजर चुका है, अमृत काल के रूप में इसे प्रचारित किया जा रहा है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि आज भी बिहार के और देश के अन्य हिस्सों में भी गरीबों को रहने का ज़मीन नहीं है, उनके सर पर छत नहीं है और हालत इतनी ख़राब है। लगातार हम लोग बिहार विधानसभा में भी बात उठाते रहे हैं और इसी सवाल को लेकर के जब हम लोग अंचल कार्यालयों में एक कार्यक्रम ले रहे थे, धरना दे रहे थे, जहाँ जिस गांव में सभा हुई थी वहाँ भूदान का 72 लोगों को पर्चा मिला हुआ है, लेकिन आज तक किसी को दखल कब्जा नहीं है। अब तो स्थिति यह हो गई थी कि पर्चाधारियों के ज़मीन को भी सरकार कह रही है कि हमारी है और फर्जी तरीके से उस पर सरकारी भवन बनाने का आदेश दे दिया गया था। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जो अंचल कार्यालयों पर कार्यक्रम था उसमें मांग हुआ और हमने कहा कि भाई हमारे समाज में आज भी पुराना जो सामंती मूल्य है वो जिंदा है और कई जगह अफसरों में भी सब दिख रहा है, ज़मींदारी चली गई लेकिन आज भी वो सोच, वो विचार मौजूद है, जिस वजह से गरीबों को तंग तबाह किया जाता है, परेशान किया जाता है और जब हम लोग इसके खिलाफ खड़े होते हैं तो लोगों को दर्द होता है। तो इस पूरे बयान को भी कई तरीके से प्रचारित किया गया और कोशिश ये हुई भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि हम कैसे एक जनप्रतिनिधि को जो गरीबों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, गरीबों के लिए लड़ रहा है, गरीब का बेटा है, उसको डरा दें, धमका दें, आतंकित कर दें। इसके लिए फ़ोन करना और हमारे बयानों पर एक जातीय शब्द लगा करके जोड़ करके और एक ध्रुवीकरण करने की पूरी कोशिश हुई और एक तरह से कहिए तो हमारे ऊपर विभिन्न तरह से राजनीतिक भी हमले शुरू हुए। लेकिन हमने देखा कि लोगों ने भी, नौजवानों ने भी केवल सिवान के नहीं बल्कि तीनों जिला और पूरे बिहार का जवाब दिया, तब जा कर के वो लोग पीछे हटे। तो इन दोनों मुद्दों को, गरीबों को ज़मीन जो आज तक नहीं मिल पाया है, रहने का घर नहीं है, उन्हें गरीबों को ज़मीन मिले, उनको पक्का मकान मिले, उनको 200 यूनिट बिजली फ्री मिले, इन सब मुद्दों को जोड़ते हुए जो आंदोलन चल रहा था उसकी अगली कड़ी और सामंती ताकतों का जो मनोबल बढ़ा था उसके खिलाफ ये सभा ऑर्गेनाइज था और सभा में भारी संख्या में लोगों ने शिरकत किया। तो ये गरीबों के आवास के सवाल पर लड़ाई है। तो भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने तो बहुत अनाप शनाप बयान दिया वहाँ पर जा कर के। तो भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है? गरीबों के सवाल पर ये केंद्र सरकार कहती है, राज्य सरकार कहती है कि आवास मिलना चाहिए, लेकिन जब गरीबों के आवास के लिए कोई लड़ाई होती है तो भारतीय जनता पार्टी का जो बयान है वो बहुत ही अजीब किस्म का आता है। आपने भी सुना होगा उन्होंने क्या बयान दिया। तो एक तो हम लोग देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि 9 साल, अब 10वां साल भी शुरू हो गया है। 10 साल से देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। उन्होंने देश को तो बहुत सपना दिखाया था, गरीबों को आवास मिलेगा, गरीबों का अच्छा दिन आएगा, गरीबों के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, नौजवानों को हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएगी, महंगाई पर रोक लगेगा। तो हम लोग देखें कि भाई इस सब पर तो कहीं से कोई कदम नहीं उठा और भाजपा खुद कह दिया ये सब चुनावी जुमले थे, तो इस पर बात करना ही बेकार है। अब रही बात कि 9 सालों में उन्होंने देखा कि हमने पार्लियामेंट बना करके अपना नाम भी लिखाया नरेंद्र मोदी जी ने, तो जितना रुपए लगा करके ये सब कुछ हुआ, हम कहना चाहते हैं कि क्या आज ही उसकी ज़रूरत थी? अभी तो देश में जो ज़रूरत थी वो ज़रूरत थी कि देश के एक एक लोगों को कम से कम रहने का ज़मीन और घर मिल जाए। और हमारे देश में स्वास्थ्य की हालत यह है, कोरोना काल तो हम लोग देखे ही, लेकिन आज स्वास्थ्य की हालत यह है कि किसी भी अस्पताल में गरीब जा रहा है इलाज कराने के लिए तो उन्हें नंबर नहीं आ रहा है और गेट पर कई दिनों तक लाइन लगाकर खड़े खड़े मौत हो जा रही है। तो अस्पताल की ज़रूरत थी, उसको पूरा नहीं किया जा रहा है। भाजपा को इस प्रश्न से क्या दिक्कत हो गई? बता रहे हैं, तो भाजपा का काम जो है जनता के लिए कुछ करना नहीं है, केवल जो है हवाबाजी करना है और देश में और समाज में तोड़फोड़ करना है। तो जब हम लोगों ने ये बात उठाए तो देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर जनता की गोलबंदी हमारे साथ है, तो कैसे इस गोलबंदी को रोका जाए और कैसे इस पूरी लड़ाई को मैंने समाज को बांटने की दिशा में ले जाया जाए। दूसरी बात कि वो जो चला रहे हैं कि समाज को संप्रदाय के आधार पर बांट दिया जाए, जिसकी शुरुआत मणिपुर से लेकर के हरियाणा तक वो लेकर आए हैं और पूरे देश में उनकी ये कोशिश है। हम देख रहे हैं कि जब जनता के मुद्दे सामने आ रहे हैं तो मुद्दों पर जनता गोलबंद हो रही है, तो उनकी राजनीति पिट रही है
और इसे बेचैन होकर के अब भाकपा माले जैसी पार्टी पर अनाप शनाप आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन सच्चाई है और लोग भी मान रहे हैं, मानते रहे हैं, और आज तो और जोर शोर से लोग मान रहे हैं कि माले ही एक पार्टी है। कई जगह लोगों ने हमसे कहा कि यही वो पार्टी है जो गरीबों के सवाल को उठाती है, और उठाती ही नहीं बल्कि अपने अंतिम दम तक लड़ती है। तो गरीबों में माले के प्रति जो विश्वास बढ़ा है, गरीबों के माले का जो पूरे बिहार के भीतर जो जनाधार बढ़ रहा है, लोकप्रियता बढ़ रही है, इससे भाजपा में बहुत बेचैनी है, घबराहट है, और इसलिए उस अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि पहले वो अपने बारे में देखिए, आज तो उन्हीं को मैं देख रहा हूं आकि नेता प्रतिपक्ष बन करके विधान परिषद में थे, उससे भी हटा दिया गया। तो पहले अपने बारे में वो सोचे, फिर बात करें भाकपा वाले के बारे में। मैं तो यही समझता हूँ। अच्छा, आप जिस गांव की बात कह रहे हैं वहाँ मामला क्या था? पर्चे की बात आ रही है, तो क्या वहाँ लोगों को पर्चा मिला है, दखल नहीं है, या दखल है पर्चा नहीं है? और फिर इसमें बिहार सरकार की भी एक भूमिका बन रही है, तो क्या मामला है? देखिए, मामला यह है कि 72 लोगों को आज के 10-12 साल पहले भूदान का पर्चा मिला, और कुछ लोग को उससे पहले से भी पर्चा मिला है, वो तो और ज़्यादा संख्या है। लेकिन उस गांव में 72 गरीबों, दलितों, पिछड़ों को पर्चा मिला है, और उस जमीन पर आज भी उन लोगों का कब्जा नहीं है। यही बात सही है। इस मांग को लेकर के किनका कब्जा है? कुछ जमीन परती है, और कुछ वहाँ के बड़े जो जाति के लोग हैं वो लोग दखल कब्जा किए हुए हैं। तो क्या इसी से भाजपा को परेशानी है? हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा परेशानी है कि ज़मीन का सवाल उठ जाएगा पूरे बिहार के भीतर। अगर ये बात उठेगी तो निश्चित है कि तब उन लोगों से ज़मीन लोग लेना शुरू कर देंगे, और ऐसी स्थिति में उनकी परेशानी तो बढ़ जाएगी। वो ज़मीन हथुआ राज के द्वारा भूदान जग कमेटी को दी गई थी, और भूदान जग कमेटी के द्वारा जब हथुआ राज दे दिया तो बाद में बिहार सरकार ने दावा किया कि वो ज़मीन हमारी है, सरकार की है। जब जमींदारी उन्मूलन हुआ उसके बाद की बात मैं कह रहा हूँ। और उस दौर में हथुआ राज ने एक कंप्लेन किया कि तब हमने जो ज़मीन दिया है उसकी मुआवजा सरकार दे। मामला हाई कोर्ट में चला गया, और हाई कोर्ट में सरकार मुआवजा देने से इनकार किया हथुआ राज की ज़मीन को। तो उसी दौर में सरकार ने यह माना कि ठीक है, जो गैर मजरूआ ज़मीन भूदान में दिया गया है वो ज़मीन हथुआ राज का मान करके भूदान जग कमेटी को सुपुर्द किया जाता है। तो भूदान जग कमेटी को ये फुल पावर थी कि वो दूसरे को पर्चा दे सके, और वही जग कमेटी ने दिया है। इधर सरकार दावा करे कोई ज़मीन हमारी है, लेकिन इसका पहले से भी चिट्ठी निकल चुका है सेक्रेटेरिएट से, वो सारे प्रूफ हम लोग के पास हैं, और इसको लेकर के हम एसडीओ से, डीसीएलआर से भी बातचीत कर चुके थे। उन लोगों ने भी स्वीकार किया, और एक लेटर फिर से सेक्रेटेरिएट से मांगा जा रहा था। तो हम खुद अपने कुछ साथियों के साथ आकर यहाँ भी मिले थे, और हम लोग इस पर अभी चल रहे थे कि क्लियर हो जाए तो फिर ज़मीन पर दखल कब्जा की बात होगी। इसी बीच में एक पैक्स के गोदाम बनाने के लिए वहाँ के एक पैक्स अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह, उसको स्थानीय सीओ जिसको लेकर ये सारे मामले बढ़े, स्थानीय सीओ ने उनको कर दिया, आदेश दे दिया कि इस पर बनाया जाए। तो हम लोगों ने जाकर के विरोध किया। हमारे पार्टी के कुछ कार्यकर्ता लोग आए और पूछे कि जब उनको भूदान का पर्चा ऑलरेडी मिला हुआ है तो बिना पर्चा खारिज किए आप किसके तहत आदेश दिया है? तो उन्होंने स्वीकार किया, और सीओ ने ही अपने कलम से पर्चा को भी खारिज कर दिया, आदेश को खारिज किया, और कहा कि इस पर नहीं। पैक्स बनाने के आदेश को एक बार खारिज किया देने के बाद, और जब खारिज हो गया तो हम लोग भी निश्चिंत थे। लेकिन तीसरे मर्तबे क्या हुआ कि जब बिहार में ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हुई तो उसमें सीओ का ट्रांसफ़र हुआ, तो जाने के दिन उसने पुनः जो है फिर से आदेश निर्गत किया। तो विवाद तो यहीं से शुरू हुई कि आप जाते जाते क्यों आदेश दे दिए। और जब आदेश दिया तो वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेता और आपको जो है कोऑपरेटिव के चेयरमैन हैं मनोज सिंह, उन्होंने जाकर शिला पूजन किया। शिला पूजन के बाद से तुरंत निर्माण कार्य शुरू हो गया। इस बीच में 2-3 दिन हम लोग काफ़ी चिंतित भी थे, डीएम से भी, डीसीएलआर से भी, एसडीओ से भी, वहाँ के साथियों को लेकर हमने मिला। तो मौखिक आदेश के तहत एसडीओ ने काम को रुकवाया। तो जब काम रुक गया तो फिर हम लोग इंतजार करने लगे कि भाई क्या निर्णय होता है। इसी बीच में वो धरना का कार्यक्रम था, और इसको जो है इस रूप में पेश किया गया जो सामने आया। तो इसी रूप में है ज़मीन का मतलब सीओ की जो भूमिका है बहुत संदेहास्पद लग रही है इसमें। तो क्या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के इशारे पे काम कर रहे हैं? वो सीधे तौर पे हमको लगता है कि बीजेपी माइंडसेट का आदमी है, और एक मामला नहीं है। उस प्रखंड का एक गांव है बढ़िया, जहां वो सीधे तौर पे अपर कास्ट के ओझा जाति के जो लोग हैं उनको भी और यादव को भी, सबको भी जो है वहाँ गैर मजरूआ ज़मीन पर कब्जा है। लेकिन 14 लोगों का नोटिस होता है, जिसमें ओझा जाति के लोग भी हैं, ब्राह्मण भी हैं और यादव भी है। लेकिन उनका घर नहीं तोड़वाता है, और यादव लोगों का घर तोड़वाता है। 2-2 बार ले जाकर के बुलडोजर चलाया है। एक और गांव में 40 लोगों का पर्चा जो है। ऐसे अफसर की शिकायत क्या बिहार सरकार से की गई है? नीतीश कुमार की शिकायत को लिखते हुए मैंने इसके ट्रांसफ़र की भी मांग किया था कि इस तरह की कार्रवाई है, और कई दफ़ा हम लोगों ने सीओ डीएम से और लोगों से कहा था, मौखिक भी। तो लगातार इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन भी एक आध बार हुआ है, लेकिन बावजूद हम लोग इस वेट में थे कि 3 साल हुआ है, अब जा भी रहा है,
लेकिन जाते जाते इस काम को कर दिया। तो और करने के बाद जो स्थिति बनी वही है। तो अभी क्या स्थिति है? अभी आप कह रहे हैं कि पैक्स का जो शिला पूजन हुआ था वो रुक गया है, तो अभी वो अभी काम रुका तो हुआ है। अभी गरीबों का उस पर कब्जा है कि नहीं है? नहीं, अभी तो गरीबों का कब्जा नहीं है और कब्जा की लड़ाई जारी है। और डीएम से हम लोग चिट्ठी भी लिख रहे हैं, मांग कर रहे हैं। उस दिन सभा के माध्यम से भी मांग किए थे और बड़े पैमाने पर लोगों का जुटान भी हुआ था। और डीएम का इसमें क्या कहना है? और जब हम लोगों ने पहले डीएम से मिले, बातचीत किए, तो उन्होंने कहा कि हम इसको दिखवाते हैं। डीएम का रोल तो सकारात्मक था, एसडीओ का रोल सकारात्मक था। उन्होंने कहा कि हम कागज़ की जांच करेंगे, उसके बाद मामले को देखेंगे। लेकिन इस बीच में इन लोगों ने इस प्रक्रिया को शुरू किया, निर्माण कार्य को शुरू किया। एक बार जब रद्द हो चुका था तो दोबारा शुरू करने का कोई मतलब नहीं था। वो हमसे भी मिलने गए थे पैक्स अध्यक्ष, और हमसे जा कर के हमारे आवाज़ पर उन्होंने बोला था कि बनने दिया जाए, सरकारी ज़मीन है। हमने कहा कि देखिए, सवाल 3 आदमी का मामला रहता तो बात भी होती, ये तो पूरे लोगों का ज़मीन इसी तरह का है। और सब जिस दिन सरकारी घोषित हो जाएगा, सब लोग बेदखल हो, मैंने सब लोग का तो पर्चा भी खत्म हो जाएगा। इसलिए आप दूसरे सरकारी ज़मीन पर निर्माण कराइए, और वहाँ बहुत सारे गैर मजरूआ ज़मीन है। लेकिन उनका तो पूरा ये मामला ही था कि इस ज़मीन पर हम बनवा लेंगे तो ये ज़मीन सरकारी घोषित हो जाएगी, और तभी इस आधार पर सारे लोगों को जो है किसी भी सूरत में उस ज़मीन पर नहीं आने देंगे। तो ये पूरे एक योजनाबद्ध तरीका से किया गया, और पूरे योजनाबद्ध तरीका से इसके केंद्र में भारतीय जनता पार्टी थी, जो गरीबों के खिलाफ खड़ी है, और पूरी उसी की योजना थी, दूसरा किसी का नहीं। और जहाँ तक मेरे बयान के बाद भी पूरे माहौल बनाने की कोशिश हुआ, तो शुरुआत से लेकर अंत तक बीजेपी के ही लोग थे, और बीजेपी के विंग से जो जुड़े हुए लोग थे उन लोगों ने ही ऐसा किया। वो सारा एक प्लानिंग वेब में किया गया था कि कैसे एक गरीब का प्रतिनिधि गरीबों की बात करता है, इसको वो चाहते हैं कि हमारी बात करें। तो हम लोगों ने गरीबों के साथ रहा है, गरीबों की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिए हैं, तो निश्चित है ये उन लोगों को खल रहा है, और खल रहा है। इसलिए अनाप शनाप बयानबाजियाँ भी की गई, कई जगह से फ़ोन करवा करके भी, मैंने फ़ोन पर भी कुछ थ्रेट करने की कोशिश की गई। लेकिन हम लोग जनता के साथ हैं, लड़ाई में डटे हैं और रहेंगे, और अंत तक उन ताकतों को तो हम लोग कई बार परास्त कर दिया है। ये तो उनको परास्त करके ही हम लोग वहाँ लाल पताका लहराया है। तो आने वाले दिनों में हमारे यहाँ की किसी सामंती ताकत को तो हिम्मत भी नहीं है कि इस सवाल पर बोले, सब चुप्पी साधे हुए हैं। और इसलिए बात साफ है, गरीबों की हक की लड़ाई का मामला है, और जब गरीबों का प्रश्न उठता है, दलित पिछड़ों का बात उठती है, तो बेचैनी बढ़ती है, और उसी का नतीजा है कि वो लोग काफ़ी बेचैन हैं। और जितना वो बेचैन होंगे उतनी ही गरीबों की और दलित पिछड़ों की गोलबंदी बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर तो बहुत हंगामा मचा हुआ है। सिवान की ज़मीनी हालत क्या है, हकीकत क्या है, वहाँ लोग इस पूरे प्रसंग को कैसे देख रहे हैं? सोशल मीडिया पर जो चीज़ें चली है उससे ज़मीनी हकीकत कोई अलग नहीं है मेरे समझ से। और मैंने कम से कम इस दौरान करीब 20-25 गाँव में सीधे संपर्क किया, अपने विधानसभा के क्षेत्र के गाँव में ही किया था, और गाँव में सीधे जनता से मैंने संवाद किया। और इसके अलावा फ़ोन से हज़ारों लोगों ने मुझे मैसेज दिया, फ़ोन से बात किया और बधाइयाँ दी, और कहा कि आपने जो भी कहा सही कहा है, और हम सब लोग आपके साथ हैं। और गरीबों के अंदर एक नया जागरण सीवान में, मैंने बहुत दिनों के बाद एक नया उत्साह, नया जागरण पैदा हुआ है। हमारे आधार के भीतर भी जहाँ थोड़ा बहुत अंतर्विरोध था, बिखराव था, मैं तो कह रहा हूँ कि उन सबको लोग सोए हुई अवस्था से जगा दिए हैं, और ये लड़ाई जो है बहुत आगे बढ़ चुकी है। जी, ये लड़ाई आप कह रहे हैं बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब मेरा ये सवाल है कि सरकार से, नीतीश कुमार जी से या भू राजस्व मंत्री से इस पर मिलने का कोई विचार, और वहाँ की पूरी परिस्थितियों से उन्हें अवगत कराने का कि यह चल रहा है, उनके अफसर ऐसा कर रहे हैं। एक बार बार सवाल उठते रहा है कि बिहार में सरकार तो बदल गई, नीतीश कुमार तो भाजपा छोड़ करके इधर आ गए, लेकिन प्रशासन का जो चरित्र है अभी तक भाजपा ही है। और इसका एक बहुत ठोस उदाहरण आप दे रहे हैं कि वहाँ का सीओ बड़े लोगों के पक्ष में काम कर रहा है, तो उससे बहुत साबित हो जाता है। तो इसको लेकर के सरकार से मिलने, उनको अवगत कराने का कोई प्रोग्राम है या नहीं है? देखिए, हम पर्सनल तो कोई ऐसा योजना नहीं बनाए हैं, लेकिन पार्टी कमेटी की बैठक हुई है, और उसमें भी ये चर्चा हम लोग किए थे, इसका पूरा मूल्यांकन किए थे। अभी हाल ही में सभा संपन्न हुई है, तो हम लोग फिर आपस में राय करते हैं, और मुझे लगता है कि इस पर मिलना चाहिए। पार्टी का एक डेलीगेशन जरूर सरकार से मिले, विधायकों की एक टीम भी मिले। और हम लोग विधानसभा के भीतर भी जब बात उठाए थे, तो नीतीश जी ने खुद ही कहा था, भू राजस्व मंत्री जी ने भी कहा था कि चिन्हित करवा करके जहाँ जो ज़मीन पर गरीब बसे हैं उनको मिलना चाहिए। और कुछ इसमें काम भी हम लोगों ने देखा कि एक आध जगह लोग जाँच उच कर रहे थे, लेकिन जिस लेवल पर ये काम होना चाहिए उस लेवल पर तो अभी शुरू नहीं हुआ है। और जिन ज़मीनों से गरीब पर्चा पा करके बेदखल है, उस पर कब्जा दिलाने का सवाल भी है। और साथ ही साथ माइंडसेट जो बीजेपी का बना हुआ अफसर नीचे में है, जिनका मात्र एक ही कोशिश है कि कैसे समाज को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की ओर मोड़ दिया जाए। तो निश्चित तौर पे इस बिंदु पर हम लोग को एक मिलना चाहिए, सरकार से बात करना चाहिए। लेकिन अभी डेट फिक्स नहीं हुआ है, और हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, होना चाहिए, जरूर बातचीत होना चाहिए। आपने कहा कि इस बीच आपने 20-25 गाँव का दौरा किया,
तो क्या इन 20-25 गाँव में इस तरह के मुद्दे हैं, बेदखली का, भूदान की ज़मीन हो या और भी दूसरे किस्म की ज़मीन हो, जल जीवन हरियाली वाली योजना भी चल रही है, उससे भी बेदखली हुई है, तो क्या इन गाँव में भी और दूसरे गाँव में भी ये स्थिति है वहाँ पे? हाँ बिल्कुल। ऐसे तो दर्जन भर गांव हमारे विधानसभा क्षेत्र के ऐसे हैं जहां पर एक दौर में पार्टी के नेतृत्व में पार्टी के झंडा थाम करके जिन्हें ज़मीन नहीं है, गरीब आहर पोखर पर और बसे हुए हैं, उनके अंदर भी भय का माहौल है कि हमें भी बेदखल किया जा सकता है। और अगल बगल के जहाँ घटना हुई है ही उसके अगल बगल के कई गाँव में पहले से भी भूदान का पर्चा मिला हुआ है, उस पर दखल कब्जा नहीं है। तो है, हर जगह पर है, ऐसा नहीं है, गांव-गांव में मामला है। और पिछले दिनों नीतीश जी के ही सरकार में जो एक कमेटी बनी थी, डी बंदोपाध्याय के नेतृत्व में आयोग बनी थी, तो आयोग का रिपोर्ट भी जब आ चुका है तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे उसको भी सामने रख करके और सरकार से बातचीत होनी चाहिए। और जीरादेई में, दरौली में, सीवान में, बहुत ऐसे जगहों पर हमारी विधानसभा के बाहर भी मैं देखता हूं जहां एक दौर में हम लोग झंडा गाड़ करके गरीबों ने दखल कब्जा किया, और जिनके पास ज़मीन नहीं है तो अभी सरकार का भी और कोर्ट का भी कहना है कि 12 साल से ज़्यादा जिस ज़मीन पर जो बसा है उसका उस पर मलकियत मिलनी चाहिए। तो इसके तहत सरकार को ये काम करना चाहिए और ये मांग है, एक बड़ा मांग है गरीबों के भीतर, इस पर ज़रूर सरकार को विचार करना चाहिए। तो कुल मिला-जुलाकर बात आप ये कह रहे हैं कि गरीब जब भी ज़मीन का सवाल उठाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सामंती ताकतों के पक्ष में उठ खड़ा होते हैं और वहाँ का सीओ भी उन्हीं के पक्ष में खड़ा हो रहा है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? एकदम सही, बिल्कुल सही। भाजपा जहाँ कहीं भी इस तरह के मुद्दे उठ जाएं, ज़मीन के मुद्दे उठ जाएं, जनता के जीवन के ज़रूरत के मुद्दे उठ जाएं, उसकी बेचैनी बढ़ जाती है। और उसके जो विचारधारा के ऑफिसर हैं वो सीधे तौर पे जहाँ भी हैं उनके पक्ष में खड़ा हुए दिखते हैं। वो तो यहाँ जीरादेई में तो मैंने लगभग 2 सालों से ये तमाशा देखा जा रहा है, और वो तो खुलेआम हम लोग के अनुपस्थिति में पार्टी को भी गाली देते रहे हैं और सरकार को भी, नीतीश जी को भी गाली देता है, जिसका रिपोर्ट लोग करते रहते और हैं। भाजपा वाले नहीं, वो सीओ। तो इस तरह से उन लोग का काम अभी है। उनकी बदली हुई है कि नहीं? नहीं, अभी तो है, अभी वहीं पर हम लोगों ने सभा के माध्यम से भी मांग किया था। और भाजपा दरअसल देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में अब आम समझ बन रहा है एकदम निश्चित नीचे तक। और इस दौर में जो डिबेट शुरू हुआ, मैं देख रहा हूं कि गांव का एक एक नौजवान, मुझे लगता था कि केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये बातें चल रही है, लेकिन गांव में भी हमने देखा महिलाएं तक आज इन चीज़ों पर चर्चा कर रही है। ट्रेनों में आते हुए आज हमारे एक साथी आ रहे थे तो बताया कि ट्रेनों में भी चर्चा हो रहा है। तो ये बात ज़रूर उठ गई है। तो बात जो उठी है, आज भी सावंती जो विचारधारा है और भाजपा के संरक्षण में उसको और बढ़ावा मिल रहा है, और वो बहुत तेज़ी के साथ ये कोशिश कर रहा है कि पुनः उसको स्थापित करें। तो ये बात है, तो उसके खिलाफ एक ज़बरदस्त गुस्से भी है। और मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पे आज के दौर में इस बात को भी हमें गंभीरता से लेना चाहिए और इस अंतर्विरोध को पकड़ना चाहिए। अमरजीत जी, कुछ दिन पहले सिवान में शायद दरौली का सत्यदेव राम के द्वारा जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के निर्माण के लिए जो चबूतरा बनाया गया था, उस चबूतरे को तोड़ने का काम भी बीडीओ के द्वारा किया गया था। तो वो बीडीओ दरौली के हैं और ये सीओ जीरादेई के हैं। तो उन बीडीओ पर भी कोई कार्रवाई अब तक हुई या नहीं हुई? देखिए, उसमें तो कार्रवाई के लिए एसडीओ ने एफआईआर करने के लिए डीएम को भी रिकमेंड किया था, और उधर से एक कारण बताओ नोटिस भी जारी हुआ था। यहाँ तक तो मुझे पता है। अब उस मामले को सीधे हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन अभी तो वो वीडियो बने हुए हैं। तो कार्रवाई अगर हुई होती तो वीडियो नहीं रहते। लेकिन वहाँ भी, वहाँ के जो लोकल स्तर के जो भाजपा मिजाज के जो सवर्ण सामंती ताकतें थी, लोग थे, जो बड़े लोग थे, उन लोगों ने ही उनको उकसा करके और उनका साथ दिया, जिसमें बाबा साहब की चबूतरे को तोड़ा गया। हालांकि उसके बाद हम लोगों ने अनशन किया, हम लोगों ने 2 दिन तक भूख हड़ताल किया, और आश्वासन भी मिला कि वहाँ पर जो है मूर्तियाँ लगाई जाएगी और इस मामले पर वीडियो पर कार्रवाई होगा। लेकिन अभी तक तो मैं ही देख रहा हूँ, और इधर के दिनों में हम लोग देख रहे हैं कि जगह जगह बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ी जा रही है, कई झंडे जलाए जा रहे हैं, कई जगह जूता चप्पल के माला पहनाया जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि नीचे में भी गरीबों के अंदर जो अपने हक अधिकार के लिए, बराबरी के लिए बात उठी है, और बाबा साहब के संविधान को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी लगातार छेड़छाड़ कर रही है, या एक तरह से कहिए तो उसके मूल आत्मा को ही बदल देने की पूरी हर पार्लियामेंट्री सेशन में कोशिश किया जा रहा है, उसके ज़रिए इससे बेचैनी बढ़ी है। एकदम नीचे तक चर्चा है। अभी आईपीसी धारा के अंदर जो बदलाव की बात आ रही है, इसको लेकर के भी लोग चिंतित हैं और लोगों में बेचैनी है। तो ये लगातार यही कारण है। अभी मैंने देखा कि भोजपुर में भी बाबा साहब की मूर्ति की अंगुली तोड़ी गई है, जिसको लेकर के लोग मार्च कर रहे थे। तो एक सोची समझी साजिश
धनरुआ में भी तोड़ी गई थी। धनरुआ कर रहे हैं नौबतपुर में। नौबतपुर में। तो ये पूरे नौबतपुर में पिछले दिनों जो है फुलवारी विधानसभा का शायद क्षेत्र है, तो इस सब जगह पूरा एक चल रहा है कैंपेन और एक योजनाबद्ध बीजेपी की ये कोशिश है और उसके खिलाफ जनता में भी एक बड़ा गुस्सा भी है, आक्रोश भी है इस बात को लेकर। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ने के पीछे हैं कौन लोग? ये वही लोग हैं जो इस देश के संविधान को बदल रहे हैं। ये छिपी हुई बात थोड़ी है, ये जो देश में सरकार चला रहे हैं उन्हीं के लोग हैं। क्योंकि बाबा साहब से क्या खतरा है? बाबा साहब से ये खतरा है कि बाबा साहब ने इस मुल्क को एक लोकतांत्रिक, आधुनिक लोकतांत्रिक संविधान दिया जिसमें सबको बराबरी का हक उन्होंने दिया। अब वो संविधान चूँकि अब किताब में ही है, ये तो सच्चाई है कि अभी ज़मीनी हकीकत यह है कि वो किताब में जो बात लिखी हुई अभी ज़मीन पर तो नहीं उतरी है। हाँ, ये ज़रूर भाकपा माले के नेतृत्व में जहाँ लड़ाइयाँ हुई है वहाँ एक लेवल पर चीज़ें स्थापित हुई है। तो हम देख रहे हैं कि अब फिर से बाबा साहब के प्रति नए सिरे से एक नया आंदोलन बाबा साहब को लेकर के जो शुरू हुआ है, तो उसके भी एक कारण है कि बाबा साहब द्वारा जो आधुनिक लोकतांत्रिक संविधान जिसमें बराबरी, लोकतंत्र और सेकुलरिज्म का स्थापित किया गया है, उस चीज़ के भावना को उस भावना को जब चेंज कर रहे हैं लोग, तो नीचे से भी उसकी गुहार बढ़ रही है। और ये पूरी वेल प्लानिंग बाबा साहब के विचारों पर हमला है। ये बाबा साहब की मूर्तियों पर हमला नहीं है, उनके विचारों पर हमला है। और बाबा साहब से, भगत सिंह से, मार्क्स से, लेनिन से ये लोग डरने वाले लोग हैं और यही लोग इस देश के अंदर ये सारी कार्रवाइयों को कर रहे हैं। ये सच्चाई है, इसमें छुपा हुआ नहीं। अच्छा, आपको धमकी भी मिली सोशल मीडिया से और ऐसे भी, तो उस समय आपको कैसा लगा? देखिए, मैं समझ रहा था कि मैं जनता का चुना हुआ एक प्रतिनिधि हूँ और विधानसभा में बैठता हूँ। इसके बावजूद भी ऐसे जो लोग हैं वो हमको फ़ोन करके भी धमकी दे रहे थे और सोशल मीडिया पर तो दिए ही। तो निश्चित तौर पे मुझे लगा कि तब आम गरीबों का क्या हालत हो सकता है। और निश्चित तौर पे कुछ इतना तेज़ गति से ये सब बातें शुरू हुई, इतना हमलावर गति था, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगा, निश्चित तौर पे लगा कि अब कैसे इसका मुकाबला किया जाए। लेकिन मैंने देखा कि हमारे इस धमकी के बाद पूरे लोगों ने कमान संभाल लिया, जम करके लोगों ने जवाब दिया। आज वो ताकतें सब पीछे हट गई है, जनता से शांति की अपील कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये जवाब अच्छा दिया है, उनको मैं धन्यवाद भी देता हूँ और इस रास्ते से ही उन लोगों को जवाब दिया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम दर्शकों ने आज कॉमरेड अमरजीत जी को सुना। अमरजीत कुशवाहा हाल के दिनों में लगातार सोशल मीडिया पे सिवान में जो घटनाएं घटी हैं उसको लेकर के चर्चित रहे हैं और आपने सुना कि किस प्रकार से गरीबों के आवास के सवाल को लेकर के जब लड़ाई बढ़ती है तो भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ खड़ी हो जाती है और सोशल मीडिया से लेकर के जहां भी उनके लिए संभव होता है वह जनता के आंदोलनों के नेताओं को धमकी देने का काम करते हैं और आम लोगों को भी।